चाहते हैं आर्ट्स या कॉमर्स, ये बहुत बड़ा डिसीजन माइंडसेट बन चुका है कि आर्ट्स क्यों ले रही है वाले जो हैं वो सपोर्ट किए थे। तो तुम्हारा सपना कैसे पूरा हो सकता है? क्या इंसान को सच में बैकअप प्लान रखना चाहिए? गुड इवनिंग। और ये एक दूसरा पहल, क्योंकि पहला पहल हमारा बहुत ही अच्छा रहा, हम लोगों ने कुछ पहलुओं को टच किया और आप लोगों ने उसको पसंद किया। इस कारण से हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से शुरू करते हैं कि जो हमारा पिछला पॉडकास्ट था वो बहुत बढ़िया रहा, इस कारण से हम लोग और दो स्टूडेंट के साथ मिल रहे हैं और इनके इनके बातों को समझने का प्रयास करेंगे, इन्होंने किन कदमों पर फूक फूक कर कदम रखा और आपको किस तरीके से रखना चाहिए क्लास 12 के सफर में, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ अपना इंट्रोडक्शन और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, 12th में क्या मार्क्स आया था, वो अगर आप हमें हमारे स्टूडेंट को बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। मेरा नाम हरिनाथ कुमार है और मैं समस्तीपुर जिला से बिलोंग करता हूँ। इस बार मैंने इंटरमीडिएट 2025 का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें मैं 443 अंक प्राप्त किया। और एक और हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ी हुई है यहाँ की, जो कि आपको अपने बारे में कुछ बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम शिल्पा कुमारी है। क्लास 12th में मैंने 86.60% स्कोर किया है। थैंक यू। एक एक एक, एक सवाल है हरिनाथ, क्योंकि हम लोग जब बचपन का सफर शुरुआत करते हैं, जब 10th पास आउट होता है हमारा, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन हमारे पास होता है कि आप 10th के बाद आप किस तरीके के किस तरफ जाना चाहेंगे। ठीक है, आप 10th के बाद साइंस लेना चाहते हैं, आर्ट्स या कॉमर्स, ये बहुत बड़ा डिसीजन बच्चे के हाथ में खुद के ऊपर होता है कि वो खुद से ले। जब आपका भी 10th हुआ होगा तो क्या सोसाइटी एक्सेप्ट कर ली, या कुछ आपको प्रॉब्लम तभी टाइम आया जब आप आर्ट्स के बारे में सोचे थे? क्या उस समय कोई प्रॉब्लम आपको आया था जब आर्ट्स के बारे में आपने सोचा था? तो नहीं, मुझे ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आई थी, जबकि मुझे शुरुआत से ही आर्ट्स में ज़्यादा रुचि थी। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी आर्ट्स स्ट्रीम के थे, जो कि सपोर्ट किए। लेकिन फैमिली का थोड़ा हो जाता है सो, मतलब सोसाइटी का, खासकर जो बोलते हैं जो अरे 10th में इतना मार्क्स आया था, आर्ट्स ले लिया, साइंस समझ में नहीं आता होगा, ये प्रॉब्लम थोड़ा देखने को मिलता है। तो क्या आपके घर वाले जो हैं वो सपोर्ट किए थे इस जी चीज को? बिल्कुल। तो उस घर वाले में किसने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था? खासकर मेरे माँ और मामा जी ने। माँ और मामा जी? जी। लेकिन सोसाइटी में एक जैसा प्रेशर आया था कि वो हाँ। लोग नहीं चाह रहे थे कि आप आर्ट्स ले, जी। लेकिन फिर आप कैसे आखिरकार आर्ट्स को पसंद किया, आप सोचे कि हाँ आर्ट्स ले सकते हैं? शुरुआत से मेरी रुचि आर्ट्स में, साइंस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा थी, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है आर्ट्स। सेम सवाल शिल्पा आपके साथ भी है। जब आप 10th पास आउट कर लिए, उसके बाद फिर आपके साथ भी प्रॉब्लम आई होगी कि घर वाले नहीं चाहते होंगे कि आप आर्ट्स ले, क्योंकि एक सोसाइटी का एक मानसिकता है। सोसाइटी या फिर जितने भी हमारे देखने वाले यूट्यूबर्स में जितने भी लोग हैं, तो उनको भी एक प्रॉब्लम होता है, एक माइंडसेट बन चुका है कि आर्ट्स क्यों ले रही है मेरी बेटी। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ था? उस समय को अगर आप बताएं, उस कहानी को अगर आप हमारे लोगों के बीच में अगर शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है एक्चुअली ये, और कोई भी स्टूडेंट जो आर्ट्स लेते हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। एक्चुअली मैंने क्लास 8 में ये माइंड मेकअप कर चुकी थी कि मुझे आगे जाके आर्ट्स लेना है। फाइनली जब मेरा 10th बोर्ड कंप्लीट हुआ तो मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फादर, पेरेंट्स जो भी है, सभी के बीच हमारा एक डिस्कशन हुआ कि आगे क्या लेना है। और एक्चुअली मैं ये कंफर्म थी कि मुझे आर्ट्स लेना आगे जा कर के। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स से ये बात एक्चुअली डिस्कस करूँ और कंफर्म करूँ कि मुझे आर्ट्स में आगे सपोर्ट करें। बट मेरे फैमिली मेम्बर, इवन मेरे नेबर, मेरे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट नहीं किए स्टार्टिंग में, क्योंकि उन लोगों के अकॉर्डिंग आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इवन उनका मानसिकता इस चीज़ में ये है कि आर्ट्स वैसे बच्चे लेते हैं जिन्हें पढ़ने में कोई ख़ास रुचि है नहीं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत छोटे से, जब मे बी मैं 4.5 साल की होंगी, तब से मैं एक बाहर रह के पढ़ी हूँ। मुझे ऐसी प्रिविलेज मिली है एज अ गर्ल्स चाइल्ड होकर के भी। तो मेरे फादर मदर, मेरे जो भी नेबर है, सबको मेरे से काफ़ी एक्सपेक्टेशन रही है। इस वजह से आर्ट्स जैसे चीज़ों में उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे सपोर्ट नहीं किया। बट फाइनली मेरे जो बैकबोन है, मेरे फादर, जो मुझे एक्चुअली हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मेरी बातों को समझा और उन्होंने बोला कि
तुमको जिसमें भी इंटरेस्ट है तुम उसमें परस्यू कर सकती हो। एंड फाइनली मेरा ये जो डिसीजन है वो सही साबित हुआ, और जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे फादर, जिनकी खुशी एक्चुअली मेरे लिए मैटर करती है, वो खुश थे, तो ऑब्वियसली मैं खुश थी। थैंक यू। तो एक चीज आपने पिछले भी पॉडकास्ट में नोटिस किया होगा, इस भी पॉडकास्ट में एक चीज साफ साफ देखने को मिलती है कि अगर आप में आपको करने में किसी काम को जुनून मिलता है और रात में सोने से पहले अगर सुकून मिलता है, तो उस काम को आप बेखूबी कर लीजिए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं पसंद करना चाहते हैं कि मतलब आर्ट्स ले तो प्रॉब्लम होगा, उनको ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप मन में ठान लिए तो आप, जैसे आप दोनों को भी और मेरे पिछले पॉडकास्ट में भी देखने को ये चीज मिला था कि प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप ठान ले तो उस चीज को आप कर सकते हैं। लेकिन एक एक बहुत ही अच्छा पहलू शिल्पा के द्वारा टच किया गया पहलू ये है कि एज ए गर्ल चाइल्ड, अगर एक लड़की होने के नाते, तो एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि लड़कियां बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने है। स्त्री से लेकर बाल विवाह दहेज बनाया हमने है। रिवाज बनाया हमने है, समाज बनाया हमने है, इन औरतों को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। और ये कहीं ना कहीं ये सच बात है कि औरतों को हम लोग दबाने का प्रयास करते हैं आए दिन। इवन हम इंस्टीट्यूट का भी बात करें, हम लोग जब ऑफिस में बैठे होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स जब रहते हैं, तो बहुत लोग आते हैं ऑफिस में और यही बात को टच करते हैं कि सर एक लड़की पढ़ना चाहती है लेकिन हम उसको इंस्टीट्यूट नहीं भेज सकते हैं क्योंकि लड़की है, वो कैसे जाएगी इंस्टीट्यूट, कैसे पढ़ेगी, कुछ नोट्स हमको सिर्फ प्रोवाइड करा दीजिए। लेकिन एक बात उन लोगों को बता दें कि नोट्स से सिर्फ पढ़ाई नहीं हो सकता, ये आप लोग भी जान रहे हैं कि नोट्स से पढ़ाई हो नहीं सकता है। तो उन लड़की को आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है, आपको ये प्रॉब्लम फेस हुआ है एज ए लड़की, आप भी बहुत कुछ फेस किए होंगे। उस दिन को आप याद करिए कि जब एक लड़की होने के नाते बिहार में बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती है। आप खुद जान रहे हैं ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होता है, ठीक है, आए दिन देखने को मिलता है। हम लोग ऑफिस में आए दिन देखते हैं कि लड़की पढ़ना चाह रही थी लेकिन उसका शादी करा दिया गया। तो उस चीज को आप कैसे, उस लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो पढ़ना चाहती है, जो आर्ट्स लेके इंस्टीट्यूट आना चाहती है लेकिन वो आ नहीं पा रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज एक बार एक मैसेज उनके लिए, उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हो उसको आप कर दें। इंस्टीट्यूट तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले एक जो क्वालिटी एजुकेशन होता है, जो कि सिर्फ सिर्फ बॉयज़ नहीं, इवन एक गर्ल्स भी इस चीज़ को डिज़र्व करती है। एंड मैं चाहूँगी हर पेरेंट्स, वो किसी भी कोने से अगर हमको सुन रहे हैं, हमको सुन पा रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि बॉयज़ भी उतना ही कमा सकता है जितना आपकी बेटियां कमा सकती है, तो बढ़ने का मौका दोनों को दिया जाए। बात करें अगर इंस्टीट्यूट की, तो सबसे पहले हमारी जो रूट होती है वो स्कूल से होती है। और बात करें क्वालिटी एजुकेशन की, अभी भी हम जैसे बिहार से हम बिलोंग करते हैं, हम गांव से बिलोंग करते हैं, हम ये चीज़ को खुद में फील कर पाते हैं कि वो मोस्टली अपने जो बेटे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन के लिए उनको बाहर भेजते हैं, पटना भेजते हैं। और जो अपनी बेटियां हैं उनको पास के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, इवन किसी किसी को तो इतना भी नहीं है कि उनको स्कूल जाने की आज़ादी मिले, उनको घर में कोई ट्यूशन या फिर 5-6 पढ़ा के उनकी शादियां करवा दी जाती है। जब मैं 12th बोर्ड दे रही थी तो मैं खुद हैरान थी ये देख करके कि वहाँ पे 80% लड़कियां जो थी वो ऑलरेडी मैरिड थी, इवन किसी के पास तो चाइल्ड भी था। तो इसलिए ये जो एक मानसिकता बनाई गई है सोसाइटी के द्वारा कि गर्ल्स जो है उनको एक हद तक पढ़ाना और आगे जाकर के उनकी शादी करवाना है, तो बस इतने पे सीमित नहीं होती हमारी ज़िंदगी। पढ़ाओ, लिखाओ और उनको एक काबिल बनाओ कि वो आगे जाके दूसरों का फ्यूचर बना सके। गांधी जी ने बहुत एक अच्छी कोटेशन कही थी कि बेटे बस अपना भविष्य सुधारते, लेकिन एक बेटियां 2 परिवार समाज का सुधार करती है। तो मैं यही बोलूँगी सभी से कि अपनी बेटियों को भी उतना ही काबिल बनाएं जितना आप अपने बेटे को समझते हैं। धन्यवाद। तो एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि हाँ, अगर अगर लड़कियां चाहें तो वो बहुत अच्छा कर सकती हैं, लेकिन सबसे पहले उनको आवाज उठानी होगी, क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठाइएगा तो समाज आपका नहीं सुनेगा। एक बहुत ही अच्छी मुझे एक बात याद आ गई शिल्पा, जब तुम इस बात को कह रही थी, तो एक एक बहुत अच्छा कहना है, किन्हीं कहा में एक इंटरव्यू पे ही सुने थे कि लोग कहते हैं कि जानवर बचाओ, शेर बचाने की बात की जाती है, बाघ बचाने की बात की जाती है, चिकन जो कट रहा है उसकी बात की जाती है, लोग बोलते हैं कि बकरियां का नहीं काटना चाहिए, सबकी बात की जाती है समाज में। लेकिन समाज में कभी भी ये बात नहीं कहा जाता कि मछली को मत काटो, मछली का भी हत्या हो रहा है, ये बात कभी नहीं कहा जाता है, कहीं नहीं सुने हैं। इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उनके पास वोकल कोड नहीं होता है, वो कभी भी अपनी आवाज नहीं निकाल सकती है।
तो वो लड़कियां अगर बाहर नहीं निकल पा रही है घर से, अगर वो आवाज नहीं निकाल पाएंगे तो वो कभी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सबसे पहले उसको अपने लिए कदम उठाना होगा, तब समाज आपके पीछे पीछे जरूर आएगा। तो सबसे पहला पहल आपका होना चाहिए कि हाँ हम आर्ट्स लेना चाहते हैं, तो यही सब मेरा रीजन है, हमको तभी आर्ट्स लेना है। और एक शिल्पा का बहुत अच्छा कहना है कि भविष्य, भविष्य से एक बहुत बढ़िया चीज जुड़ा हुआ है जो हम हरिनाथ से पूछना चाहेंगे कि क्लास 12th पास आउट होने के बाद सीयूटी का एक सफर होता है, हमारा भविष्य वहीं से तय होता है। तो आप अपने सीयूटी के बारे में बताएं कि कैसा रहा आपका सीयूटी का सफर, और दूसरा एक बात कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। एक 10th पास आउट होने के बाद इंसान के मन में ये आ जाता है कि हाँ हमको भविष्य में ये करना है, ये बनना है, आजकल तो क्लास 8 के बाद ही हो जाता है। तो वो आपका क्या है और आपका सीयूटी का सफर कैसा रहा, ये दोनों चीजें आप जी बता देते। शुरुआत से भी मेरा सपना था कि मैं अच्छा कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढूं। उसके लिए सर जो गाइडेंस किया, जो सीयूटी एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने 4 सब्जेक्ट चूज़ किए, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एक हिंदी था, जो कि टोटल 1000 मार्क्स का था, जिसमें मैंने 738 अंक प्राप्त किए। सफर कैसा रहा, मतलब कि आपका सपना जी, क्या है, आखिर क्या जी, बनना मेरा है। सपना है जो बीपीएससी को प्रिपरेशन करके उसे क्रैक करना है। तो एक चीज देखने को मिलता है कि जब कोई इंसान आर्ट्स ले लेता है उसके बाद फिर वो चाहता है कि वो बीपीएससी यूपीएससी जैसे क्षेत्र में जाए, लेकिन आर्ट्स 12th अच्छे नंबर से पास होने के बाद। जी, लेकिन एक बहुत बड़ी सवाल शिल्पा ये भी है कि जब आप आर्ट्स ने पास आउट करते हैं, जब आर्ट्स की तैयारी करते हैं, जब आप आर्ट्स का प्रिपरेशन करते हैं, तभी कुछ बाधाएं आपके सामने आती है। तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि हम सिर्फ बाधा लेकर के ही तुमसे बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बाधा को बांटने के लिए तुम्हारे साथ टीचर्स होते हैं जो उस बाधा को आधा आधा बांट लेते हैं। सवाल यह है कि 12th का जब तैयारी चल रहा था तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई होंगी, तो उसको तुम कैसे आखिरकार ठीक की, उस प्रॉब्लम को कैसे तुम डील की, कैसे ठीक हुआ उस समय, क्या क्या परेशानियां तुमको आई 12th की तैयारी करने समय में, क्या क्या प्रॉब्लम आई, ताकि हमारे व्यूवर्स को ये समझ में आए कि हाँ क्या बाधा उनको भी आ रहा है, कैसे टैकल करे उसको, कैसे ठीक करे, वो अगर बता दो इन लोगों को तो। बीइंग अ प्रिविलेज्ड गर्ल, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे फादर मुझे बहुत ही बचपन से मुझे सपोर्ट किया है। वो मुझे इस काबिल समझे कि मैं बस पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, बहुत क्षेत्र में अपना विकसित कर सकती हूँ, काफ़ी नाम कमा सकती हूँ। तो उन्होंने स्पोर्ट्स जैसे चीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे चीज़ों में उन्हें उन सब क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सहयोग किया है। तो बात ये आया कि जब मैंने ये बोला कि मुझे 12th में आर्ट्स लेना है, तो एक पेरेंट्स का एक बच्चे से काफ़ी लगाव होता है और उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि उनका फ्यूचर सेफ हो। कोई भी पेरेंट्स या किसी भी फील्ड में जाने से रोकते नहीं, उनका एक्चुअली इच्छा नहीं होता, लेकिन मेन ये है कि कोई भी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बच्ची या जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर सिक्योर हो। तो मैंने जब ये बोला कि मुझे आर्ट्स आर्ट्स लेना है 12th में, तो स्टार्टिंग में जो प्रेशर था वो फैमिली के थ्रू आया या नेबर के थ्रू। तो एक तरीके से मुझे एक डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा, क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी थी इन सब चीज़ों से, क्योंकि हर बार मुझे ये खुद को साबित करना पड़ता था कि आर्ट्स बस एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप बिना पास किए पढ़ सकते हैं, या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है या जिसमें आपकी मेहनत नहीं होती है। आर्ट्स वैसा भी सब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग एक अपना ग्लोबल फ्यूचर, जैसे कि हम लोग आईएएस आईपीएस समझते हैं, उन चीज़ों को ऐसे क्षेत्र में हम अपना योगदान दे सकते हैं, एक सोसाइटी को बेहतर बनाने में अपना योगदान कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ये जो एक मेंटल प्रेशर था वो सबसे बड़ा टॉर्चर था। और बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए। तो जब मैंने ये बात रखी कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है, तो मेरे पेरेंट्स का कंसर्न था अकेले कैसे करोगी मैनेज, जो मेन होता है सभी पेरेंट्स का, हर गर्ल्स चाइल्ड वुमेन जो भी है वो इस चीज़ से रिलेट कर पा रही हो, पेरेंट्स का पहला कंसर्न यही होता है, सेफ्टी। तो स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऑनलाइन क्लास ही दिलवाया। मैं स्टार्टिंग में अनअकैडमी से ही पढ़ी, ऑनलाइन ही। बाद में फाइनली जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मेरे से बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो थोड़ा बहुत पेरेंट्स होते हैं इमोशनली अटैच, तो थोड़ा रो-धो करके ही कि पापा मैनेज कर लेंगे। उनको एक विश्वास दिलाया कि हम खुद से मैनेज कर सकते हैं, हम इस एज में हैं। तो फाइनली मेरे फादर ने इस चीज़ को माना और फाइनली जो रिज़ल्ट आया वो आप जानते ही हैं। थैंक यू। हरिनाथ, एक सवाल है, सवाल ये है कि जब 12th का तैयारी चल रहा था, ठीक है, तो उसमें हर सब्जेक्ट इंसान का बेहतर हो नहीं सकता, कोई भी इंसान
हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता। अगर चांद को भी देखेंगे तो वो भी उसमें भी कुछ खामियां हैं। तो हर इंसान के लिए एक सब्जेक्ट जो है जो कुछ थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो तुम्हारे जो 12th की तैयारी चल रहा था उसमें भी तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट होगा जो खराब होगा, जो तुमको नहीं पसंद आ रहा होगा, जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम कर हो रहा होगा। उस सब्जेक्ट को तुम कैसे ठीक किए और कैसे उसको बढ़िया बनाए, उस चीज के ऊपर अगर इन लोगों को बता दो तो थोड़ा इन लोगों के लिए अच्छा होगा। हाँ, मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, जहाँ पे 10th तक उसको बहुत कम महत्व दिया जाता है हिंदी सब्जेक्ट को, खासकर टीचर और स्टूडेंट भी कम उसको महत्व देते हैं, क्योंकि वो हिंदी उतना कंपलसरी मानते नहीं वहाँ तक 10th तक। लेकिन जब मैं यहाँ पटना आया तो पाठशाला को ज्वाइन किए तो सर लोग प्रॉपर गाइड किए, जहाँ पे क्लास में जो डाउट होता पूछते थे, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो कुछ पूछना होता था ऊपर से जाके सर विवेक सर से खासकर हम उनसे पूछते थे, और इससे थोड़ा सुधार करने में मदद मिली। उसके अलावा मैंने यूट्यूब पे कई सारे चैनल को मतलब सहायता लिए अपने इंग्लिश को सही करने के लिए। अब अगर बात करते हैं, जो पिछले पॉडकास्ट में भी बात हुआ था, हरिनाथ तुम्ही से ये सवाल होगा कि क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हम ये बात कहें कि हम ये हर पॉडकास्ट में करेंगे, क्योंकि हर क्लास हर सेशन में ये बात किया जाता है कि एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा मतलब 11th 12th क्या, मतलब 6 7 8 से क्या, मतलब हमेशा से जो हमको एनसीईआरटी का वर्ड सुनने को मिलता है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, उसको किस तरीके से पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद रेफरेंस बुक से कैसे पढ़ा जाए। और क्या जब तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जब तुम्हारे द्वारा एनसीईआरटी पढ़ा जा रहा था, तो क्या वो एनसीईआरटी एक बार में तुमने पढ़ लिया था या फिर उसको 2 3 बार उसको रीड करना? क्योंकि एक बात तो सच्चाई है कि एक बार में कोई एनसीईआरटी को पूरी तरीके से नहीं पढ़ सकता, चाहे कोई भी इंसान आ जाए, ठीक। लेकिन उसके बावजूद तुम कितनी बारी उसको पढ़ते थे? क्योंकि प्रॉब्लम आता है एनसीईआरटी पढ़ने में, लोगों को भी पता है कि बहुत प्रॉब्लम आता है एनसीईआरटी का, एक दो वर्ड एकदम समझ में नहीं आता है। तो उसको कैसे आखिरकार फेस किए और एनसीईआरटी को कितनी बारी रीड आउट किए हो, ताकि ये जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारे और एनसीईआरटी को उसी तरीके से पढ़े। एनसीईआरटी बेसिक के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आप पूर्णतः एनसीईआरटी पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, खासकर जब 12th में हिस्ट्री पॉलिटी की बात करें तो उसमें रेफरेंस बुक का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए खासकर एनसीईआरटी में डाटा कम रहता है, इसके लिए दूसरे बुक का सहारा लीजिए आप। और मैंने एनसीईआरटी की जहाँ तक बात की पढ़ाई की तो एक बार में नहीं कंप्लीट कर पाए। जैसे हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री को पहले एंशियंट खत्म कर लिया, एंशियंट का कोई खास टॉपिक उठाए उसको कंप्लीट उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं, तो ये थोड़ा हेल्पफुल रहता है। तो बहुत ही अच्छी बात इसने इन्होंने कही कि एनसीईआरटी को बहुत बार रीड आउट करना पड़ता है, क्योंकि एक बारी में कोई भी एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से नहीं समझ पाता है। अब हम उस पहलू को टच करेंगे। शिल्पा से एक सवाल रहेगा, वो पहलू ऐसा है कि जब कभी भी हम तैयारी कर रहे होते हैं और आफ्टर 11th 12th, ठीक है, आफ्टर 10th ही तुमको देखने को मिलेगा कि तुम जब कोई भी एक गोल अपने मन में लाते हो कि हमको ये बनना है, उसके बाद घर वाले या फैमिली वाले या रिलेटिव वाले तुमसे एक तरीके का बात कहते हैं कि कोई भी एक गोल जो है उसको एक मत रहने दो, और भी बहुत सारे गोल रखो, बैकअप प्लान रखो, क्योंकि तुम्हारा एक बार में हो जाए ये जरूरी नहीं है कि तुम अपने गोल तक अचीव कर लो, ये जरूरी नहीं, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं होता है। तो कुछ दोस्त लोग ऐसे भी कह देते हैं कि तुम्हारा जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। हर कोई का सपना होता है चांद छूने का, कृष्ण को भी राधा नहीं मिली थी, तो तुम्हारा सपना कैसे पूरा हो सकता है? तो इस तरीके का बात लोग कहते हैं। क्या इंसान को सच में बैकअप प्लान रखना चाहिए, या फिर बिना बैकअप प्लान का भी जिंदगी सरवाइव हो सकता है? शिल्पा, अगर तुम इस बारे को अच्छे तरीके से हम लोगों को ये बात बताओ तो हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस होगा। एक्चुअली बैकअप प्लान मस्ट है, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में बैकअप प्लान नहीं रहेगा तो फिर मे बी एक टाइम आता है या फिर एक सिचुएशन आ सकता है कि आप जो चाहते हैं या आपका जो गोल है वो आप अचीव नहीं कर पाए। तो बैकअप प्लान बहुत मस्ट है, होना ही चाहिए। अगर एक हम डाइवर्सिटी ऑफ क्षेत्र अभी हम लोग देख पा रहे हैं, अगर आपका अगर स्पोर्ट्स में मन है या आप पढ़ाई में काफ़ी अच्छे, तो आप पढ़ाई में बहुत आगे तक जा सकते हैं। आपका स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है, आप स्पोर्ट्स में काफ़ी सारी सुविधाएं जो अभी गवर्नमेंट के द्वारा या बहुत सारी स्कीम के थ्रू आपको मिल पाती है, तो आप उसके लिए अवेल कर सकते हैं। सो बैकअप प्लान मस्ट है। फिर वो कोई भी फील्ड में है, अपने पेरेंट्स को ये आश्वासन दिलाइए कि आप बेस्ट है, आप किसी भी फील्ड में अपना बेस्ट दे सकती है। सो थैंक यू।
हरिनाथ, एक सवाल ये है कि जब इंसान बात करते हैं रूटीन का, और जब हम भी कभी बचपन में थे और जब हम लोग भी तुम भी जब बचपन में होगे तो एक तरीके का काम करते थे कि एक कागज होता था और उसमें हम लोग लिखते थे 7 बजे सुबह उठना है, 8 बजे हिस्ट्री पढ़ना है, 9 बजे ज्योग्राफी पढ़ना है, 10 बजे खाना खाने जाना है, 10:30 में सोना है, 11:30 में उठना है, 12 बजे फिर पढ़ाई करने के लिए बैठना है। उस तरीके का रूटीन हमारे दिमाग में बैठा हुआ है क्योंकि हम बचपन से काफी टाइम वैसा ही रूटीन बनाया करते थे। और जब कभी भी क्लास में भी इस तरीके का बातचीत होता है कि रूटीन बनाओ, तो क्या इंसान को वैसा रूटीन बनाना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक वो क्या कर रहा है, या फिर और तरीके हैं रूटीन बनाने के? तुम किस तरीके का फॉलो करके आज यहाँ तक पहुंचे हो? अगर तुम ये बात अपने व्यूअर्स तक पहुंचा दो ताकि ये लोग भी वैसे ही रूटीन बनाए, तो प्लीज हरिनाथ, अपने रूटीन के बारे में, अपने दिनचर्या के बारे में, कैसे आखिरकार तुम रूटीन बनाया करते थे? क्या वो घंटे वाइज रूटीन होता था या वीकली वाइज रूटीन होता था? ये बात अगर तुम बता दो। जी। जहाँ तक रूटीन की बात है, मेरा कोई डेली टाइमिंग वाला रूटीन नहीं था। मेरा ऐसा वाला रूटीन था, मतलब जो आज एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट टारगेट लेना है, जिसको पूरा करना है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो ऐसा सब्जेक्ट था, जैसे आज हिस्ट्री कंप्लीट हो गया तो कल ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, ये चैप्टर हो गया तो कल दूसरा चैप्टर करना है। कई बार मैंने टाइमिंग वाला रूटीन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता था। एक दिन करते थे, 2 दिन करते थे, आगे फॉलो नहीं हो पाता था, जिससे डिमोटिवेट हो जाते थे। लेकिन फिर मैंने ऐसा वाला स्ट्रेटजी अपनाई जो डेली बेसिस पर कोई सा सब्जेक्ट ये टारगेट करके रूटीन पूरा करेंगे। डेली प्रैक्टिस सेट का अगर बात करें, डेली प्रैक्टिस सेट होता है जो कि बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उनको डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। ठीक है, तो शिल्पा, क्या तुम भी अपने तैयारी में डेली प्रैक्टिस सेट जैसा काम करती थी? क्योंकि अभी के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो इन सारे चीजों से कतराते हैं, वो ये सब चीजें नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि डेली प्रैक्टिस सेट या फिर डेली जो हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ये हमारे किसी काम का नहीं है। लोग यूं ही हमें ये सब चीज दे के बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि अपना समय जो है वो हम यूट्यूब या फिर फेसबुक वाले क्षेत्रों पे देना ज्यादा उचित समझेंगे, लेकिन डीपीएस ऐसा चीज सॉल्व नहीं करेंगे। क्या तुम अपने तैयारी में, जब तुम 12th में थी या 11th में थी, तो क्या तुम डीपीएस सॉल्व करती थी या फिर बिना सॉल्व किए तुम आज यहाँ पे बैठी हुई थी? अगर ये बात तुम सभी तक पहुंचा दो ताकि उनमें भी ये कम से कम आए कि हाँ, हमें भी डीपीएस बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इन चीजों के ऊपर अगर बात रखो अपना तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में मैंने भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आलस दिखाया था, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ही मेहनती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं स्मार्ट वर्क पे भरोसा करती हूँ। सो स्टार्टिंग में मैं एनसीईआरटी रीड करती थी जितना हो सके, क्योंकि थोड़ली अगर आप एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका 50 to 70% जो है आपका कंप्लीट हो रहा है, बाकी आपका आंसर राइटिंग मैटर करता है। सो स्टार्टिंग में मैं डेली प्रैक्टिस पे उतना भरोसा नहीं करती थी और मैं सोचती थी कि हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़े से हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि जो भी है सब बेटर हो सकता है, सब अच्छा हो सकता है। सो बाद में जाके जब फाइनली मैंने 12th किया, जब हाफ मंथ ऑलमोस्ट पास आउट हो चुके थे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑब्वियसली बहुत कुछ जो है, बहुत मंथ जो है वो पास आउट हो चुके हैं, अब हमको फोकस करने का ज़रूरत है। तो हाँ, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया। और एक्चुअली एक ये भी बात है कि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट और जो टॉपर होते हैं उनके बीच का एक थोड़ा सा जो गैप होता है वो डेली प्रैक्टिस ही होता है। एक जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं वो किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं और बाद में जा कर के उसको मोस्टली जो होते हैं वो एग्ज़ाम के टाइम या उससे कुछ दिन पहले उसको रिवाइज करके सोचते हैं कि हाँ, एवरेज मार्किंग तो हो जाएगा। लेकिन एक टॉपर का जो माइंडसेट होता है, उनको एवरेज मार्किंग नहीं, उनको एक बेस्ट रिजल्ट चाहिए होता है। तो वो किसी भी चीज़ को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है। सो डेली प्रैक्टिस मस्ट है, आप भी कीजिए। तो अगर एक चीज अगर ध्यान दे तो इसमें साफ साफ एक चीज समझ में आ रहा है कि हाँ, डीपीएस डेली प्रैक्टिस सेट या डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर हमें हमेशा सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उनसे इंसान बेहतर बन सकता है और बनता है। एक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल शिल्पा के थ्रू हमको ये मिला कि हाँ, ये भी पहले कतराती थी, ये भी नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन उसको कुछ समय के बाद ये रियलाइज हुआ कि हाँ, बनाना चाहिए, और उसके बाद उसका रिजल्ट बहुत बेहतर हो गया। तो ये चीज तुमको हमेशा ध्यान रखना है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। ये शिल्पा के द्वारा हमें समझ में आया कि हाँ, वो बाद में ये चीज रियलाइज की और फिर वो सॉल्व की। तो इस वीडियो के तहत तुम ये बात समझ सकते हो कि हाँ, डीपीएस हमें हमेशा सॉल्व करना चाहिए। अब हम आते हैं वो आखिरी पड़ाव के ऊपर, और वो आखिरी पड़ाव ये होगा कि जब इंसान 12th की तैयारी कर रहा होता है या 12th पास आउट करने के बाद जब इन लोगों का भी रिजल्ट आया होगा,
तो ये इस पूरे तैयारी के समय में किसको क्रेडिट दिए, आखिरकार 12th में किसको क्रेडिट देते हैं। दूसरे एक चीज पहलू के ऊपर बात करेंगे कि क्या ये पॉडकास्ट तुमको सही लगा, क्या तुम चाहते हो कि ऐसा ही पॉडकास्ट आने वाले समय में हमारे यूट्यूब चैनल्स पे जाए। तो इन दो चीजों के ऊपर तुम दोनों मिलकर अगर बात रखो तो सबसे पहला बात तो ये होगा हमारा कि क्या जब तुम्हारा ये रिजल्ट आया तो तुम इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हो, और दूसरा ये कि क्या जो ये पॉडकास्ट हम लोगों के साथ हुआ क्या इसमें तुम्हें मजा आया, क्या तुम ये चाहते हो कि ये आगे कंटिन्यू चले, ये कैसा एक्सपीरियंस है, इससे बच्चे क्या सीख सकते हैं। ये दो चीज अगर तुम बताओ तो ये हमारा आखिरी पड़ाव होगा। हम लोग शुरुआत करते हैं हरिनाथ से। मैं अपनी सफलता का क्रेडिट आर्ट्स पाठशाला, पेरेंट्स और खुद को देना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट निरंतर जारी रहे। थैंक यू। बात करें अगर क्रेडिट की, तो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझ पे बिलीव किया और मुझे प्रोत्साहित किया कि आर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, सो ऑब्वियसली माय फादर। आफ्टर दैट आर्ट पाठशाला जिन्होंने मुझे इंटायर जर्नी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सो ऑब्वियसली थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स ऑफ आर्ट पाठशाला। एंड आफ्टर दैट टू ऑल माय फ्रेंड्स, अ गुड पर्सन सराउंडेड। अगर आप अच्छे पर्सन से सराउंडेड रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो है सपोर्ट काफ़ी पॉजिटिव आएगा, तो ऑब्वियसली ये। एंड बात करें अगर पॉडकास्ट की, तो ऑब्वियसली ऐसे पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे जूनियर्स होते हैं वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा भी होता है कि हम इस चीज़ में खुद भी फील कर सकते हैं, या मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि बहुत चीज़ें हम डायरेक्टली पेरेंट्स या टीचर्स को जाके नहीं बोल सकते। ऑब्वियसली सीनियर्स को या हमारे जूनियर्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे काफ़ी करीबी होते हैं, तो हम लोग उनसे शेयर करते हैं, तो उनकी बात जो है हमारी समझ में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आती है। तो ऑब्वियसली ऐसे पॉडकास्ट होनी चाहिए, एंड हम दोनों को ऐसा मौका मिल सका, सो ऑब्वियसली थैंकफुल टू आर्ट पाठशाला एंड थैंक यू सर। तो एक चीज साफ तौर पे समझ में आ रही होगी कि हाँ ऐसे पॉडकास्ट आने बहुत जरूरी है, और समय आपका अगर साथ दे और आप सही समय पे अगर जाग जाएं तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि इन दोनों के बातों से लगा कि हाँ शिल्पा को भी बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन शिल्पा और उनके परिवार वाले और उनके इंस्टीट्यूट में सब कोई मिलकर उस बाधाओं को आधा आधा बांट कर उसको इस मंजिल तक पहुंचाया। वहीं हमने ये भी देखा कि हाँ हरिनाथ के साथ भी बहुत परेशानियां आई, लेकिन उनकी मम्मी उनके साथ खड़ी रही, उनके परिवार वाले उनके साथ खड़े रहे, लेकिन समाज में उनको भी बहुत सारे ताने मिले, लेकिन उन तानों को इन्होंने नहीं सुना। वो अपने जिंदगी के आगे भविष्य को देख करके आर्ट्स को चुना, और वो आज यहाँ पे बैठे हैं। उन्होंने सीयूटी में बहुत अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया है, वो आगे चल के बहुत अच्छे कॉलेज में जाएंगे, वो बीपीएससी का जो टारगेट रखे हैं वो भी पूरा करेंगे। हमने उन भी पहलुओं को टच किया कि हाँ लड़कियों को जैसे बोझ बनाया गया है समाज में, जो हमने एक बात कही जिसमें देखने को मिला कि हाँ इतना समाज में बोझ बनाया गया, उसके बावजूद भी लड़कियां अपने मंजिल तक पहुंचती है, और शिल्पा ने उस बात को रखा कि हाँ कैसे वो मंजिल तक पहुंची। आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, जिससे हम लोग ये पॉडकास्ट को चला रहे हैं, और आगे ऐसे ही हम लोग और भी पॉडकास्ट लेकर के आएंगे। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। थैंक्स अ लॉट तुम दोनों को कि अपना इतना इतना कीमती समय हम लोगों को दिए, इतने समय तक हमारे साथ रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक्स तुम दोनों को। और हम लोग हमेशा तुम्हारे लिए निरंतर बने रहेंगे, और आगे भी हम लोग यूं ही तुम्हारे लिए काम करते रहेंगे। थैंक्स थैंक्स अ लॉट। और यूं ही अपने व्यूज को आगे बढ़ाते रहिए, पॉडकास्ट को अगले सीरीज को जरूर देखिए। थैंक यू अ लॉट।